हमको आज लाइव आना था अपने फेसबुक पर, बट किसी कारणवश देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। सो मैं अपने सभी दोस्तों को कह रहा हूँ जो कि हमारे इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, कि हम इस संवाद को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो हम लोगों ने लाइव करना था। हमने आपके कुछ सवाल लेने थे, तो खैर हमको अब स्थिति ऐसी है, हमको अडेप्ट करना पड़ रहा है। तो ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आज हमारे साथ में दो बड़े खास एक्सपर्ट्स हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम तीनों ने ये निर्णय लिया कि हम कम से कम अपनी बात को रिकॉर्ड करें और उसको बाद में जो है फेसबुक पर हम लोग अपलोड कर देंगे। आप लोगों के जो भी सवाल होंगे, अगर आप या जब आप इस वीडियो को देखेंगे, आपके जो भी सवाल होंगे, हमारी यही उम्मीद रहेगी कि आप अपने सवालों को हमारे फेसबुक पर लिखेंगे और हम तीनों में से कोई ना कोई आपके सवालों का जवाब ये देगा। ये मेरी तरफ से, हम सभी की तरफ से मैं आपको वादा करता हूं। तो एक बार मैं पुनः स्वागत करना चाहता हूं पीयूष जी आपका इस रोड एक्सीडेंट्स इन उत्तराखंड संवाद में। डॉक्टर मधु नियाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों बहुत ही बिजी रहते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, जिससे हम कहते हैं कि भाई हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम किस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं। तो जो हमारे साथी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें बताना मैं चाहूँगा और इससे बात करनी शुरू करना चाहूँगा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में वैसे तो जो रोड एक्सीडेंट्स का जो मसला है पूरे विश्व में है, पूरे देश में है, लेकिन हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें, पिछले 5 वर्षों में लगभग 7,000 रोड एक्सीडेंट्स, उनमें 5,000 से ज़्यादा लोगों की इंजरी और लगभग 5,000 लोगों की मृत्यु। ये पिछले 5 साल का तो एक मोटा मोटा एक ओवरव्यू रोड एक्सीडेंट्स का उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में दुर्भाग्यवश रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अभी हाल ही में इसी महीने जून के महीने में 5 जून को उत्तरकाशी जिले के डामटा क्षेत्र में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर 26 श्रद्धालुओं को, जो कि मध्य प्रदेश से आए हुए थे, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और उत्तरकाशी का, उत्तराखंड में 13 पर्वतीय जिले हैं, जैसा हम सब 13 जिले हैं पर्वतीय और मैदानी। तो उसमें एक उत्तरकाशी जिले का विशेष तौर पर मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा। उसका एक बड़ा उसका भी बड़ा दर्दनाक इतिहास रहा है और पिछले 15, 20, 25 सालों में हम उत्तरकाशी का इतिहास देखते हैं, ऐसे तमाम एक्सीडेंट्स वहाँ पर हुए हैं। बड़ी भारी संख्या में वहाँ पर कैजुअलिटीज़ हुई हैं और ये भी देखने में आता है कि अधिकांश जो कैजुअलिटीज़ हैं ये चारधाम यात्रा के दौरान बढ़ती हैं, जब जब बड़ी संख्या में बसेस वगैरह में या बड़े व्हीकल्स में श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, जून 2022 की अगर हम बात करें, तो इसी जून 2022 में मैं आपके साथ में कुछ रोड एक्सीडेंट शेयर करना चाहूँगा जो इस जून 2022 में हमारे राज्य में हुए हैं। 5 जून के हमने यमुनोत्री रूट पर डामटा के पास वाले एक्सीडेंट के बारे में बात करी। उसके बाद 6 जून को चंपावत में डांडा मीटर मार्ग पर एक बोलेरो खाई में गिरी थी, उसमें भी 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद में ही 6 जून को एक बार फिर से यमुनोत्री धाम के निकट जानकी चट्टी के पास एक पार्किंग में एक बड़ा हादसा हुआ था और ब्रेक फेल होने के बावजूद भी 28 यात्री जो हैं बाल बाल बचे थे। इसी तरीके के साथ में 6 जून को मसूरी में भी एक दुर्घटना हुई। 7 जून को गंगा स्नान के बाद हरिद्वार में दुर्घटना हुई। 9 जून को नैनीताल के ओखलखांडा ब्लॉक में बोलेरो खाई में गिरी थी, माँ बेटे समेत 5 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई थी। 10 जून को रुद्रप्रयाग में। तो ऐसी जो फेरिस्त है, एक बड़ी फेरिस्त है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर चर्चा करने के लिए, इन रोड एक्सीडेंट को चर्चा करने के लिए मेरे साथ में आज दो बड़े खास एक्सपर्ट्स उन्हें कहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका संक्षेप में परिचय देना चाहूँगा। श्री पीयूष तिवारी जी, आप फाउंडर एंड सीईओ हैं सेव लाइफ फाउंडेशन के। तो पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर विद अस टुडे। और आप सेव लाइफ फाउंडेशन, उसके आप संस्थापक हैं, उसके सीईओ हैं। और सेव लाइफ फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एकमात्र ध्येय हमारे देश में और देश के बाहर लोगों की जान बचाने का है। तो पीयूष जी का स्वयं एक बहुत ही शानदार उनका एक इतिहास रहा है। वो कैसे क्षेत्र में आए और अपने साथियों के साथ में मिलकर उन्होंने किस तरीके के साथ में हमारे देश में गुड समैरिटन लॉ उसको उन्होंने देश में स्थापित किया है। और उन्होंने कई 15, अभी हमारी बातचीत हो रही थी, 15 देश के 15 राज्यों में आप और आपके साथी काम कर रहे हैं रोड एक्सीडेंट की फर्टिलिटीज को रिड्यूस करने में। आप हार्वर्ड से एमपी हैं, रोलेक्स अवार्ड से आपको नवाजा गया है। और 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आपको एक यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर रिकग्नाइज किया था। तो पीयूष जी, once again very happy that you are a part of this Uttarakhand centric discourse with us today.
और हमारे दूसरे जो हमारे एक्सपर्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, मेरे दोस्त डॉक्टर मधुर उनियाल, आप में से कई लोग आपको जानते भी होंगे, जो हमारे उत्तराखंड के साथ ही इत्तेफाक रखते हैं उत्तराखंड से। आप एमएस हैं जनरल सर्जरी में, एमसीएच हैं ट्रॉमा सर्जरी क्रिटिकल केयर एम्स न्यू दिल्ली से। वर्तमान में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रॉमा सर्जरी एंड क्रिटिकल केयर। और मैं अगर आपका बायो पढ़ूं डॉक्टर साहब, तो मेरे को लगता है आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन 3-4 मुख्य बातें आपके बायोडेटा से, आपके रेज्यूमे से। आप उत्तराखंड के संदर्भ में आप इंचार्ज हैं एयर एवैक्यूएशन और एम्बुलेंस फैसिलिटी के एम्स ऋषिकेश के। आप मेंबर ट्रॉमा रिसर्च ग्रुप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और तमाम आपके अनुभव, तो बिना किसी विलंब के एक बार फिर से स्वागत। और पीयूष जी, पहला सवाल सीधा आपके ऊपर, आपके साथ की ये जो पूरा रोड एक्सीडेंट्स है, आप इसे कैसे देखते हैं हिमालयन रीजन में, और विशेष तौर पर क्योंकि हम उत्तराखंड को लेके बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में रोड एक्सीडेंट्स को देखकर एक बड़ा जनरल सवाल, इससे आज हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। पीयूष जी। सबसे पहले अनूप जी, आपका धन्यवाद इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज बातचीत रखने के लिए। ऑल्सो ये मेरा एक प्लेजर है कि यहाँ डॉक्टर उनियाल भी हैं, जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, और उनके काम को मैंने देखा है और समझा है। देखिए, भारत जो है वो विश्व भर में अनफॉर्चुनेटली नंबर 1 दर्जे का है जब सड़क दुर्घटनाओं और उनमें जो मौतें होती हैं उनकी बात आती है। करीब 1.5 लाख लोग हर साल सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। हालांकि 2020 में कोविड और कुछ बाकी चीज़ों की वजह से हमने देखा कि वो नंबर रिड्यूस होके 130,000 के आसपास आ गया था। 2021 के आंकड़े बताएंगे कि सही सिचुएशन आज के डेट में क्या है, लेकिन एक बहुत बड़ी महामारी के लेवल का प्रॉब्लम है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो हालांकि उत्तराखंड में हम सालाना करीब 1500 से 1700 मौतें देखते हैं सड़क दुर्घटनाओं में। और 2020 में जैसे भारतवर्ष में दुर्घटनाएं कम हुई कोविड की वजह से, उत्तराखंड में भी हमने देखा कि दुर्घटनाएं और मौतें उस टाइम पे कम हुई सड़क दुर्घटनाओं की वजह से। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो स्टैटिस्टिक है, आंकड़ा है, वो ये है कि जो सिवेरिटी जिसको हम बोलते हैं दुर्घटनाओं की, कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसमें कितने लोग घायल होते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है। उत्तराखंड राज्य जो है वो देश में वन ऑफ द टॉप स्टेट्स है जहां पर सिवेरिटी बहुत हाई है। मतलब कि जो हर 100 दुर्घटनाओं में करीब 50 से 70 लोग मारे जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। अगर आप भारतवर्ष की देखेंगे तो ये 26 है, कि हर 100 क्रैशेस में करीब 26 लोग मारे जाते हैं। लेकिन अगर आप उत्तराखंड का देखेंगे तो हर 100 क्रैशेस में 60, 65, 70 तक ये कुछ साल पहले तक के आंकड़े गए हैं। तो हमें ये इससे कुछ 2-3 चीजें पता लगती हैं। पहला तो ये है कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो ज्यादातर फेटल हैं, मतलब कि उसमें जो है इंजरी ज्यादा है, उसमें जो मृत्यु ज्यादा है। और इसमें कई चीजें साथ में आती हैं, जैसे कि बसें जब खाई से गिर जाती हैं तो पहली बात तो खाई से क्यों गिर रही है, ये एक सवाल पूछना हमें जरूरी है। और बार बार उसी एरिया में क्यों गिर रही है, उसको अब तक रोका क्यों नहीं गया है। दूसरा है कि जब जो बसें हैं, जो कि बसें गिर रही हैं, उनका जो सेफ्टी मेजर है वो क्या है, क्या वो दुर्घटनाएं झेल सकती हैं। और तीसरा जो है, जिसपे कि डॉक्टर साहब मुझसे ज्यादा अच्छी जानकारी है उनको, कि दुर्घटना होने के बाद जो चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा से लेकर एडवांस चिकित्सा मिलनी चाहिए, उसमें जो प्रोसेस है, उसमें जो डिलेज है वो क्या है। तो ये 3-4 बड़े सवाल हैं जो कि हमें पूछने हैं और हमें इसका जवाब निकालना है कि ये उत्तराखंड को एक बहुत ही हाई क्रैश सिवेरिटी पे ले जा रहा है, और इसको हम कैसे कम करें और इसको हम कैसे सॉल्व करें। ये एक बड़ा चैलेंज है जिसको कि हमारी कोशिश है कि इसको अब एड्रेस करा जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट रिस्पांस पीयूष जी। डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स
पीयूष जी का और उनके साथियों का तो खैर एक पूरा एक नेशनल ओवरव्यू आपका रहता है, लेकिन चूंकि आप उत्तराखंड में हैं, आप एम्स ऋषिकेश में हैं, तो आपने क्या अनुभव किया है, आप क्या देखते हैं जब हम रोड एक्सीडेंट्स की बात करते हैं, आपने क्या महसूस किया है रोड एक्सीडेंट्स को लेकर के? और जैसे आपने जो पीयूष जी ने जो 3 बातें, कुछ बड़े मोटे ट्रेंड्स शेयर किए, एक्सीडेंट सिविरिटी का जिक्र किया, आपके अपने अनुभव क्या कहते हैं? थैंक यू अनूप सर, आप यहाँ इनवाइट करने के लिए, और मैं आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि भाई दिस इज अ टॉपिक ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस व्हिच हैज नॉट बीन टेकन बिफोर लाइक यू हैव डन टुडे। मेरे मित्र पीयूष तिवारी जी प्री हॉस्पिटल केयर के बहुत बड़े पुरोधा रहे हैं और बहुत उन्होंने इस पर काम किया है, और मैं शायद उसमें इन हॉस्पिटल केयर का कुछ पोर्शन इस टॉक में ऐड कर पाऊँ। 2013 से पहले मैं भी यही सोचता था कि उत्तराखंड जो है एक आपदा ग्रसित राज्य है। We have natural disasters, we are home to natural disasters. हमारे यहाँ भूकंप होता है, हमारे यहाँ लैंडस्लाइड्स होती हैं, और हमारे यहाँ बाकी चीजें होती हैं। और जो रोड ट्रैफिक इंजरीज हैं, ये तो प्लेन्स के काम हैं। जो 13 मोटराइज स्टेट्स हैं हमारे, वो जो बड़े स्टेट्स हैं, ये तो उनकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें देखता गया और मैं इसमें अपना करता गया, तो एक डेटा ने मेरी आंखें खोली। 2016 में एक डेटा आया था जिसमें बताया गया था कि उत्तराखंड डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स में टॉप मोस्ट है कंट्री में। जो डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर्स, शॉर्ट फॉर्म में डेलीज जिसे कहते हैं, ये होता है ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट ड्यू टू डिजीज और डेथ, कि एक पॉपुलेशन में कितने साल जो उसकी पॉपुलेशन के प्रोडक्टिव ईयर्स हैं वो मृत्यु को या बीमारी की वजह से नॉन प्रोडक्टिव है। उसमें उत्तराखंड का नाम टॉप मोस्ट देख के चकित हो गया। उसके बाद बीइंग अ सिटीजन एक क्यूरियोसिटी भी थी कि भाई हमारे स्टेट में ऐसा क्या है कि भाई हम मोर्टालिटी में स्टेट कंट्री में पीछे हैं और बाकी चीज में नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स में पीछे हैं, लेकिन ये सिवियरिटी क्यों है, डेलीज में हम हाई क्यों हैं? क्योंकि अगर आप हर चीज देखें, चाहे आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, चाहे आप अपनी किसी भी कोई भी पैरामीटर्स देखें, वो डेली से डिफाइन होते हैं। तो पढ़ने पे रियलाइज किया कि जो हमारे यहाँ कॉमनेस्ट मैकेनिज्म इंजरी है वो है बस या ट्रैकर फेल इनटू अ गोर्ज। उत्तराखंड में सब लोगों के प्राइवेट व्हीकल्स कम होते हैं, पब्लिक व्हीकल सारे लोग यूज करते हैं, और गांव में आप देखेंगे यही ट्रेंड है। और जब वो एक व्हीकल गाड़ी में गिरती है जिसमें कि यूजुअली लोग अपनी प्रोडक्टिव एज में होते हैं, जो पॉपुलेशन होती है वो काम करने वाली होती है, घर से काम करने निकल रही होती है या पढ़ाई करने निकल रही होती है, पैसा कमाने निकल रही होती है, तो उसका पूरा लॉस होता है। और एक ही, जैसे आपने डामटा क्रैश देखा कि एक ही क्रैश में अगर आप ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस देखेंगे तो बहुत ज्यादा होते हैं। इस मामले में उत्तराखंड टॉप पे था। तो रियलाइज हुआ कि उत्तराखंड का जो ब्लड है, उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है, इट इज बीइंग स्प्रेड, इट इज बीइंग स्कैटर्ड ऑन द रोड्स। तो ये एक बड़ा आंख खोलने वाला एक मेरे लिए एक अनुभव था। उसके बाद जब मेरा डिस्कशन अपने मित्रों से हुआ जो यहाँ के सुधी मित्र हैं मेरे उत्तराखंड के, और उनके सामने जब भी मैंने इस प्रॉब्लम को रखने की कोशिश की कि भाई उत्तराखंड में रोड एक्सीडेंट्स एक इशू है, आप इसे माने ना माने लेकिन बहुत बड़ा इशू है, तो बेसिक जो मैंने एटीट्यूड देखा वो एटीट्यूड था कि भाई हमारे यहाँ लोग पी के गाड़ी चलाते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं, तो बड़ी पेटी प्रॉब्लम्स को, और खास तौर पर ये ड्राइवर और कंडक्टर या बस के मालिक तक इसको सीमित कर दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप इसकी एनालिसिस अगर देखें तो ये एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन है। कोई भी एक्सीडेंट जो होता है वो एक एजेंट, एक होस्ट और एक एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। रोड एक्सीडेंट्स की बात करें तो ये एजेंट जो है कार है, या वेक्टर जो कहिए कार या बस है। होस्ट मतलब वो विक्टिम जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, और एनवायरनमेंट जो परिस्थितियां थी। तो किसी भी आप एक्सीडेंट को इन 3 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, और एक हेडन्स मैट्रिक्स कहते हैं, एक हेडन साहब थे जिन्होंने बहुत पहले इस चीज को क्वांटिफाई करके हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करके हमको दिया था। इनको भी हम फर्दर प्री इवेंट, इवेंट और पोस्ट इवेंट में कर सकते हैं। तो आप आराम से बता सकते हैं कि भाई अगर गाड़ी थी आपकी, तो गाड़ी का प्री इवेंट प्रॉब्लम क्या थी, क्या वो ओवरलोडेड थी, ठीक है ना। इवेंट प्रॉब्लम क्या थी, अगर आप कार में थे तो क्या उसके एयरबैग्स डिप्लॉय हुए कि नहीं हुए, या उसके जो उसमें सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर है कि नहीं। और पोस्ट इवेंट के बाद एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी अगर पलटी है तो क्या उसका स्केलेटन इतना मजबूत था, क्या उसकी जो बॉडी मेकिंग थी वो इतनी मजबूत थी कि उसको झेल पाती। सिमिलरली होस्ट के लिए हम लोग सब लोग जानते ही हैं कि भाई प्री इवेंट फेस में क्या वो पिए हुए था या इंटॉक्सिकेटेड था कि नहीं था, इवेंट फेस में क्या वो सोया नहीं था, जो उसकी अलर्टनेस इतनी थी उसके साथ ये हुआ वो आगे बैठा था या क्या था, और पोस्ट इवेंट फेस में कि भाई वो
कि आपने कैसे रिकवर किया उसको, या हॉस्पिटल उसको ठीक ढंग से पहुंचाया गया नहीं गया। इसी तरीके से एनवायरनमेंट, आजकल यात्रा सीजन है, हमारे उत्तराखंड में भूस्खलन बहुत ज्यादा होता है, हमारे उत्तराखंड में अपनी अलग चैलेंज, रात में ड्राइव नहीं कर सकते, वो अदर चैलेंजेस हैं, बारिश में ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमारा एक तीसरा जो एटमॉस्फेयर, जो हमारा वातावरण का जो पार्ट है, इसमें आ जाता है। तो हम लोगों को, मुझे ये एक डेफिशिएंसी रियलाइज हुई कि उत्तराखंडी जितने भी हम लोग हैं, हम लोगों का हमेशा, कभी भी आप एक्सीडेंट्स की बात करें तो दे विल टॉक अबाउट ओवरलोडिंग, दे विल टॉक अबाउट ड्राइवर बीइंग इंटॉक्सिकेटेड, बट वी नेवर टॉक अबाउट सिस्टम इंप्रूवमेंट। हम सोचते हैं कि भाई ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, ये तो एक्सीडेंट्स होते ही रहेंगे क्योंकि भाई ड्राइवर पी के गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसके अलावा कोई फैक्टर्स थे हमने कभी एनालाइज नहीं किया। तो ये मुझे यहाँ पे आके ये मुझे पहला वो लगा कि भाई मेरे, दिस वाज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ रोड ट्रैफिक इंजरीज जो हमारे स्टेट में है, और जो मैंने जिसको जिस तरीके से लिए, मेरे पहला ऐसा इंप्रेशन था। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है जानकारी साझा करी, और जो मुझे समझ आई, आपकी बात आई, उसको मैं अगर जो कम से कम मैं समझ पाया, मैंने महसूस किया कि एक हमारा शायद कहीं सभी का एक जो इनिशियल रिस्पॉन्स है वो एक थोड़ा सा, जैसे हम कैजुअल कहेंगे या उसको हम थोड़ा आलसी भी कह सकते हैं, कि हम एक नतीजे पर बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं और हम सीधा ये कह रहे हैं कि भाई ये तो ड्राइवर की गलती थी या इसकी गलती थी। हम उसके डेप्थ में जाने का उतना प्रयास नहीं कर रहे जितना हमें करना चाहिए। उसकी फैक्ट फाइंडिंग हम लोग और करें, हम उसके और कॉजेज को पिन पॉइंट करें, और जैसा आप और पीयूष जी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जो जो सिस्टमिक रीजंस हैं, हम उनकी तह तक जाने का प्रयास करें। तो शुक्रिया कि आपने उस पर्सपेक्टिव को हमारे साथ में साझा किया। पीयूष जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा अगले सवाल के साथ में। और हम यहाँ बैठे हुए हैं उत्तराखंड में, हम अखबारों में पढ़ते हैं, अलग अलग तमाम जगह देखते हैं कि भारत सरकार जो है बड़ी संवेदनशील है रोड एक्सीडेंट्स को लेकर के। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की भी कमिटीज़ हैं, कमिटीज़ की बार बार बैठकें होती हैं। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते जो थोड़ा बहुत इन चीज़ों को समझने का, पढ़ने का प्रयास करता है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भाई जब सरकार, भारत सरकार इतने प्रयास कर रही है, इतनी कमिटीज़ बन रही हैं, इतनी गाइडलाइंस बन रही हैं, इतने सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं राज्यों को दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी उत्तराखंड राज्य में एक्सीडेंट्स में हमें कमी देखने को क्यों नहीं आ रही है? जी देखिए, इसमें 2-3 मुद्दे हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहला तो ये है कि जो सड़क दुर्घटना होती है वो किसी एक कारणवश नहीं होती है। जैसे कि हम ऑफन टाइम, जैसे डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि हमने ड्राइवर एरर समझ लिया कि ड्राइवर की गलती थी, इस वजह से दुर्घटना हो गई। लेकिन जिस समय ड्राइवर की गलती हुई थी उस समय रोड की इंजीनियरिंग का क्या हाल था, उस समय वहां पर पुलिस एनफोर्समेंट था कि नहीं था कि वो ड्राइवर की गलती को रोक सकें, उस समय वहां पर जो वातावरण था, जो एनवायरनमेंट था, वो कैसा था कि ड्राइवर की गलती को उसने और बड़ा बना दिया। तो ये इसमें 4-5 मुद्दे होते हैं जो कि निकल के आते हैं, और वो तभी निकल के आते हैं जब आप एक दुर्घटना को फोरेंसिकली या साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पूरे देश में दुर्घटनाओं की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती ही नहीं है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वो ये ऑलरेडी अज्यूम करके पहुंचते हैं कि जो केस जो है वो एक या दूसरे ड्राइवर के ऊपर हमें बनाना है, उसके ऊपर हमें गलती इस्टेब्लिश करनी है, ये हमारा मोटर व्हीकल एक्ट या आईपीसी या सीआरपीसी के अंदर जो प्रोसेस है वो हम फिनिश कर देंगे उससे। तो उसमें क्या होता है कि हम सिर्फ ड्राइवर एरर को समझ पाते हैं। पिछले कई सालों से राज्य जो है वो ड्राइवर ट्रेनिंग के ऊपर पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। वो अच्छी बात है, ड्राइवर ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है और हाथ धो के पड़ना पड़ेगा ड्राइवर ट्रेनिंग के पीछे, लेकिन दुर्घटनाएं उसके बाद भी कम नहीं हो रही है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि सबसे अच्छे ट्रेन ड्राइवर्स जो कि कंट्रोल्ड कंडीशंस में ड्राइव करते हैं उनकी भी दुर्घटनाएं होती हैं हाई स्पीड पे, वो भी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिनकी बेसिक ट्रेनिंग हुई हो, हमारे ये जो करंट सिस्टम है जो कि लिमिटेड सिस्टम है ट्रेनिंग का, उसमें वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से और उसके बाद सारी दुर्घटनाएं रोक लेंगे। तो ये एक पर्सपेक्टिव जो है, ये पर्सपेक्टिव ही है जो कि स्टेट लेवल पे और या जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर है जहां पर प्रॉब्लम आ रही है। तो एक ये बड़ा मुद्दा है कि हमें इससे उभरना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सेफ सिस्टम अप्रोच। उस सेफ सिस्टम अप्रोच के अंडर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ड्राइवर कोई ना कोई गलती करेगा, चाहे वो कितना भी ट्रेंड हो।
तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो उसकी जो गलती है उसका जो उसको पनिशमेंट है वो डेथ या सीरियस इंजरी से ना मिले, उसको एक मौका मिले जीने का। तो अगर हम सेफ सिस्टम अप्रोच अप्लाई करेंगे तो हम फिर जिस सिस्टम में वो ड्राइवर ऑपरेट कर रहा है, स्टार्ट करेंगे व्हीकल से, उसके बाद सड़क पे जो इंजीनियरिंग है, वहाँ जो स्पीड मैनेजमेंट है, हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, और उसके बाद ट्रॉमा केयर आएगा। तो ये कई चीज़ें हैं जिसको कि समझना ज़रूरी है। तो एक तो है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो कि इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनका एक उनका खुद का एजुकेशन करना, उनको खुद ये समझाना कि आप इसको दुर्घटना को कैसे समझें, इसको हम कैसे रिजॉल्व करें, वो एक पहला काम। दूसरा है कि जब कोई डायरेक्शन आता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आपको जहां जहां गाड़ियां गिर सकती हैं आपको वहां क्रैश बैरियर लगाने हैं, जिससे कि गाड़ी ना गिरे नीचे खाई में। अब वो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट वहां जाके देखने तो नहीं वाला है ना कि उसने पर किलोमीटर बाय पर किलोमीटर की ऑडिट करके कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। डायरेक्शन दे दिया है, अगर 100 किलोमीटर में लगना था तो 25 किलोमीटर में लग गया, लेकिन बोलते हमने 25 किलोमीटर में हमने क्रैश बैरियर लगा दिया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक प्रॉपर ऑडिट करना, ऑडिट करके पता लगाना कि कितनी किलोमीटर सड़कों में प्रॉब्लम है और किस प्रकार की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करना, उस प्रॉब्लम के एड्रेस होने के बाद उसको दोबारा ऑडिट करना, ये कंफर्म करने के लिए कि वो सही तरीके से प्रॉब्लम एड्रेस हुई है कि नहीं हुई है। इन कारणों की वजह से, इस मिसिंग सिस्टम की वजह से जो दुर्घटनाएं हैं वो कंटिन्यू कर रही हैं, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, बाकी देश में भी। लेकिन उत्तराखंड में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ एक झटके में दर्जनों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और ये जो है, ये एक जो जिस रूप के हादसे हैं, जो हाई क्रैश सिवियरिटी है, इसको कम करना जरूरी है। और ये तभी होगा जब हम इस दुर्घटनाओं को जब हम एक होलिस्टिक तरीके से देखेंगे। मैं इस पॉइंट को खत्म करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। तेलंगाना में हमारी टीम को, जैसे डमटा में जो दुर्घटना हुई थी, वहां पर भारत सरकार ने हमें रिक्वेस्ट करा कि आप जाके इन्वेस्टिगेट करके आइए, क्योंकि हमारे पास देश की सबसे बड़ी फोरेंसिक क्रैश इन्वेस्टिगेशन टीम है और हम उसको क्रैशेस को इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर्ली मॉडल करते हैं। तो 2018 में हमें तेलंगाना स्टेट से रिक्वेस्ट आया था कि बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें 61 लोग सिंगल क्रैश में मारे गए, सिंगल दुर्घटना में मारे गए हैं। आप इमेजिन कीजिए कि वो कितनी बड़ी दुर्घटना है जिसमें 5 दर्जन लोग एक साथ मर जाएं। जब हमारी टीम पहुंची साइट पे, तब तक जो लोकल अथॉरिटीज थी उनकी ये थ्योरी थी कि ड्राइवर जो कि मर चुका था, उसने गलती करी थी, उसने वो फोन पे बात कर रहा था, उसने उस चक्कर में गाड़ी गिरा दी। हमारी टीम ने जब फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करा तो ये पता लगा कि उस बस का ब्रेक फेलियर हो गया था और ड्राइवर के पास कई मौके थे बस से कूदने के, लेकिन वो नहीं कूदा और बस को स्टेयर करता रहा, ये इस होप में कि बस ना गिरे, बस बच जाए। लेकिन जिस जगह पे क्रैश बैरियर मिसिंग था, क्योंकि बाकी जगह पे क्रैश बैरियर था तो वो उसके साथ सटाता हुआ चला गया, लेकिन जहां पर क्रैश बैरियर मिसिंग था वहां पर बस जाके गिरी और सिर्फ 15 फीट गिरी। लेकिन उस बस में 61 लोग इसलिए मरे क्योंकि उसमें 51 सीटें थी और 101 लोग भरे हुए थे। तो 61 में से 59 लोग जो मरे वो सफोकेशन की वजह से मरे, क्योंकि जब बस एक बार मुड़ गई तो उसमें से बाहर निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो जो लोग पीछे थे वो निकल आए, लेकिन जो आगे जो 59 लोग जो थे वो वहीं दब के वहीं सफोकेट होकर मर गए। तो उसमें उनकी कोई इंजरी नहीं थी, सिर्फ 2 व्यक्ति थे जो कि बस से इजेक्ट हुए और उनकी इंजरी हुई। तो ये जब हमने पूरी एक साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट करके जब ये प्रॉपर एक प्रोसेस बताया, उसके बाद जाके तेलंगाना वहां पर एक बहुत ही बड़ा कैंपेन चला, उस पूरी सड़क को ठीक करा गया। जो वहां पर जो एक्शन लेना था बस की ओवरलोडिंग का, उसके ऊपर एक्शन लिया गया। बस सेफ्टी के ऊपर स्टेट्स के पास जो पावर्स हैं उसमें उन्होंने कई प्रावधान निकाले। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम सिर्फ ड्राइवर को ब्लेम कर देंगे जो कि शायद बच जाए, शायद मर जाए या इंजर हो जाए, तो ये वहीं पे केस खत्म हो जाएगा, तो हम कभी भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इसको एक साइंटिफिक तरीके से देखेंगे तो हर दुर्घटना, और मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ, 100% हम क्रैशेस को उत्तराखंड स्टेट से हटा सकते हैं। 100% आसमान से तो
कोई गाड़ी गिर नहीं रही है। तो 100% हम रोक सकते हैं अगर हम इसको एक साइंटिफिक अप्रोच से करें काम, और उस साइंटिफिक अप्रोच को एक पॉलिसी के साथ और ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के साथ मिला के काम करें, तो जाके ये जो दुर्घटनाएं हैं ये रुक सकती है। बहुत शानदार पीयूष जी। और जैसा आपने कहा कि अगर हम साइंटिफिक अप्रोच लेकर के एक साइंटिफिक माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ते हैं, जो हमारी पॉलिसी है उसको हम बड़ी ईमानदारी के साथ में अगर ग्राउंड पे सिंसियरली इम्प्लीमेंट करते हैं, और शायद जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो ये 24/7/365 होना है, इसमें कहीं कोई सैटरडे संडे की बात नहीं है। और जो आपने जो तेलंगाना का उदाहरण दिया उससे भी बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। डॉक्टर साहब, मैं वापस आप पर लौटता हूँ, और ये ऑफ कोर्स हम उसको चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर से एक आपका, क्योंकि एक लोकल पर्सपेक्टिव है, आप क्या फील करते हैं कि जो जो मास फर्टिलिटी जिसको लेके अब हम लोग काफी बात कर रहे हैं, हम लोगों करीबन आधा घंटा 20-25 मिनट हो गए बात करते हुए, और हम सभी की जो चिंता है वो बड़े एक्सीडेंट्स को लेकर के है कि भाई उत्तराखंड में बड़ी कैजुअलिटीज होती है, तो आप क्या फील करते हैं कि ये जो मास फर्टिलिटी अगर हम बोले तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके क्या क्या कारण है, इसके मेन कारण आप क्या देखते हैं? अनूप सर, इससे बेहतर सवाल हो नहीं सकता, और इस सवाल को मैं सोच के नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस करके मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम लोग आए थे तो इंटेंशन था कि उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश में एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा सेंटर के लिए, जो बाकी कंट्री के लिए मॉडल है। उसमें कई लोगों ने हमारा साथ दिया, नेशनली एंड इंटरनेशनली। हम लोग यहाँ पे काम करते रहे, बट विद इन 6 months ऑफ वर्किंग हियर मुझे एक डिफरेंस बड़े आराम से नोटिस हुआ। जब मैं एम्स दिल्ली में काम करता था तो हर दिन वहां पे नॉन रिस्पॉन्डर्स आते थे। नॉन रिस्पॉन्डर्स वो पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर बीपी पल्स नहीं होता है, लेकिन आप जो है उनको देख सकते इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, और आप उनको ब्लड दें या उनको आप ठीक करने की कोशिश करें तो वो ठीक नहीं हो पाते थे, और उसके लिए आपके स्पेशल ऑपरेशन थिएटर्स और एक्चुअली जो हमारी स्किल है ट्रॉमा सर्जन की वो वहीं पर काम आती है। तो वहां पे हम कई नॉन रिस्पॉन्डर्स देखते थे हर दिन। तो जब उत्तराखंड में 6 महीने हो गए तो रियलाइज किया कि यार नॉन रिस्पॉन्डर्स तो हमने देखे ही नहीं। वो लोग जो एक्सट्रीमिस्ट में हैं, वो लोग जो मरने वाले हैं, जिनको एक अच्छे सिस्टम की जरूरत है और एम्स जैसे सिस्टम की जरूरत है जिसमें वो बचाए जा सके, जहां पे एक्चुअली आता है वो लोग तो आ ही नहीं रहे। तो हम लोगों ने पुराना डेटा एनालाइज किया। उस समय 44 रोड में एक्सीडेंट हुआ था, 44 लोग ऑन द स्पॉट मरे, 4 एम्स ऋषिकेश पहुंचे। टिहरी में बच्चों की बस गिरी थी, सारे बच्चे जो है वहां पे उनकी डेथ हुई थी, 6 एम्स ऋषिकेश पहुंचे थे। नीलकंठ रोड पे कई ट्रेकर्स और बोलेरोस गई, और हमारे पास जो लोग पहुंचे तो वो लोग, जब हमने उनको देखा तो वो लोग ठीक थे। जब ठीक से मेरा मतलब है उतने घायल नहीं थे। जब हम इनको क्वांटिफाई करते हैं इंजरी सिवियरिटी स्कोर से, तो जब जो सिवियरिटी का पैरामीटर था उनमें बहुत कम था, ये लोग 15 से 20 के बीच के लोग थे। उनके लिए आपको एक अच्छा ट्रॉमा सेंटर की जरूरत नहीं थी, वो एक पेरिफेरल ट्रॉमा सेंटर में भी काम उनका चल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिन लोगों को एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है वो हमारे पास नहीं पहुंच रहे। तो ये रियलाइजेशन आया कि उत्तराखंड में जो लाइव्स लॉस्ट हो रही हैं वो ट्रॉमा केयर, एक टर्शरी ट्रॉमा केयर के बजाय प्री हॉस्पिटल केयर की एब्सेंस में, उस वैक्यूम की वजह से हो रही हैं, जहां पे कि कुछ हमारे टोपोग्राफी ऐसी है, अगर एक्सीडेंट होता है तो रात में एक्सट्रिकेशन बहुत मुश्किल है। अगर बस जो है गिर जाती है खाई में तो रात में निकालना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। कुछ ये भी है कि भाई जो हम लोग निकालें उन लोगों को कितनी ट्रेनिंग है कि भाई ऑन स्पॉट आप बचा के हॉस्पिटल तक उनको जिंदा पहुंचा दें। तो बेसिकली अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपके आंसर का जवाब दूं, तो अगर आप मुझसे पूछें तो ये एक टर्शरी हेल्थ केयर या एक लेवल 1 ट्रॉमा केयर के बजाय प्री हॉस्पिटल केयर का फेलियर है, जो हमारे उत्तराखंड में इतनी मास कैजुअलिटी डेथ्स होती है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब, आपने क्लियर किया, और इसको लेके आपकी और हमारी कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात होती है कि किस तरीके से हमारे को, और ये खाली आज तो चलिए हम रोड एक्सीडेंट्स को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन खाली रोड एक्सीडेंट्स को लेकर नहीं, लेकिन अगर हम पूरा होलिस्टिकली अपने हेल्थ केयर को देखें तो ये उत्तराखंड की एक बुनियादी ज़रूरत है कि हम अपने प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत करें। और जब हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारे रोड एक्सीडेंट्स पर भी अंकुश लगेगा। मुझे जो आपकी बात समझ आई है। पीयूष जी, वापस आप पर लौटते हैं, और एक हमेशा एक बड़ी एक इंसानी फितरत होती है जानने की कि भाई कौन से राज्य अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ पर हैं,
एक वो थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। मैं अगर आपसे उत्तराखंड के संदर्भ में बात करूं, तो उत्तराखंड में जब भी बात होती है तो कई चीज़ों में, जब हम विकास की बात करते हैं, आर्थिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो उत्तराखंड में एक ऑटो पायलट पे कंपैरिजन हिमाचल प्रदेश के साथ होता है। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। उत्तराखंड में कई बारी जो जो तुलना होती है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ होती है, क्योंकि वर्ष 2000 में इन 3 राज्यों का गठन एक साथ हुआ था। तो ये जो बेंचमार्किंग की या बेस्ट प्रैक्टिस की सोच है, तो वहां से अगर मैं बात को शुरू करते हुए अगर एक्सीडेंट्स पर आऊं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पे आऊं, क्योंकि आप और आपकी संस्था देश के 15 राज्यों में काम करती है, तो आप क्या महसूस करते हैं कि कौन से राज्य हैं जो कि वैसे तो खैर सभी जगह वर्क इन प्रोग्रेस है, उसके बावजूद किन राज्यों ने अच्छा प्रोग्रेस किया है, किन राज्यों में आपके साथ में मिलकर के आप ये देख रहे हैं कि फर्टिलिटीज में कमी आ रही है, और उत्तराखंड में हम लोग, हमारी पूरी व्यवस्था, उत्तराखंड के नागरिक, उत्तराखंड की पॉलिटिकल क्लास, उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी, हम लोग इन राज्यों से क्या देख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, कैसे इंस्पायर हो सकते हैं? जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं बस जो डॉक्टर साहब ने पहले कहा था उसमें एक छोटा सा पॉइंट, नॉन मेडिकल पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। हमने जो कुछ दुर्घटना इन्वेस्टिगेट करी हैं उत्तराखंड में, जो बड़े हादसे थे, उसमें एक बात ये भी निकल के आई है कि ये जो इतनी अच्छी फैसिलिटी है, जो एम्स ट्रॉमा सेंटर है, और इस तक पेशेंट्स का ना पहुंचने का कारण ये भी है कि जो उस समय सीन पर होता है, जो भी हमारे यहाँ SDRF NDRF पहुंच जाती है, लेकिन जो लोग एक्सट्रिकेशन कर रहे हैं, जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको सिर्फ उनकी प्रायोरिटी है कि इनको नियरेस्ट आप हॉस्पिटल में पहुंचा दिए, चाहे वो CHC या PHC भी हो। तो कई केसेस में जो पेशेंट है वो CHC PHC रेफर हो जाते हैं, वहां से जो नियर बाय प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां रेफर हो जाएंगे। लेकिन इस बात की भी ट्रेनिंग देनी जरूरी है इन लोग, जो भी व्यक्ति या जो भी एजेंसीज इन्वॉल्व है इसमें, इंक्लूडिंग DMs एंड कलेक्टर्स, कि अगर ये एक्सट्रिकेशन हो रहा है और ये अगर इतना गंभीर हादसा है, तो इसमें समय व्यर्थ करने के बजाय आप इनको एक लेवल 1 सेंटर जैसे कि एम्स ऋषिकेश है वहां पे भेजें। तो ये एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रॉमा को कैसे मैनेज करना है और उसको एक्सट्रिकेशन के बाद क्या करना है, क्योंकि अभी हम ट्रॉमा मैनेजमेंट में जब हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो उनका सिर्फ एक प्रायोरिटी होती है कि जहां लोग पड़े हुए हैं उनको निकाल के आप सड़क पर ले आइए, सड़क से उनको एम्बुलेंस में डाल के कहीं भेज दीजिए। लेकिन कहाँ भेज दीजिए उसकी जो जानकारी है, उसकी जो नॉलेज है, वो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। एंड द प्रॉब्लम इज कि अगर हमारे एम्स जैसे संस्थानों में सिर्फ डेड बॉडीज आती रहेंगी तो उनको कोई बचाने का चांस नहीं मिलेगा, और इतने बड़े संस्थान का फिर जो इतना यूज है वो नहीं हो पाएगा। तो एक ये पॉइंट मैं बोलना चाहता था। दूसरा है, अगर हम बाकी राज्यों की बात करें तो ऐसा पहाड़ी राज्यों में से तो ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसको कि मैं बोलूँगा कि बहुत ही एक्सेप्शनल जिसने काम करा है। मैं हिमाचल की बात करूंगा क्योंकि हिमाचल ने थोड़ी सड़कों पे फोकस करा है, थोड़ा सेफ्टी फर्नीचर जिसको हम बोलते हैं, जैसे क्रैश बैरियर्स हैं, साइनेजेस हैं, स्पीड कामिंग है, उस पर थोड़ा फोकस करा है उन्होंने। एनफोर्समेंट भी हम देखते हैं वहाँ जो स्पीड एनफोर्समेंट वगैरह है, लेकिन कुछ पार्ट्स में अगर आप जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना ही वो इशू वहाँ पर गंभीर होता जाएगा। तो ऐसा कोई अब तक नहीं है। ऑफ कोर्स जो बड़े राज्य हैं उनमें से तमिलनाडु का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और तमिलनाडु ने 2 चीज़ों पे फोकस करा है। पहला है कि एनफोर्समेंट, हम एनफोर्समेंट को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें, जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन भी आता है, और दूसरा है ट्रॉमा केयर। और ट्रॉमा केयर में उन्होंने ऐसे कई कार्य करे हैं जिसमें कि जो घायल व्यक्ति है उसको एक प्रॉपर प्रोग्रेसिव तरीके से उसको सही चिकित्सा मिलती है जिससे कि जान बच पाती है। तो उन्होंने वहां पर करीब 40% जो डेथ्स हैं उन्होंने कम करी है वहां पर, ये इस प्रॉपर सिस्टम के जरिए। इंजीनियरिंग में अभी भी थोड़ा काम बाकी है क्योंकि कई सड़कें उनके हाथ में है भी नहीं, स्टेट के हाथ में। लेकिन जो एनफोर्समेंट और ट्रॉमा केयर का जो पार्ट है उससे उनको फायदा हुआ है। लेकिन अगर उनको अब इससे आगे बढ़ना है, 40 से 50 पे जाना है या 60 पे जाना है, जो कि एक ऑडेशियस गोल होगा, तो उनको ड्राइवर बिहेवियर और रोड इंजीनियरिंग, इन दोनों चीज़ों पे भी फोकस करना होगा। तो मेरा भी यही सुझाव है और आग्रह है उत्तराखंड राज्य से भी
और हम अपना फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे भारत सरकार के जरिए और बाकी संस्थाओं के जरिए कि आपको ये एक 4 E's हम बोलते हैं, एक ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए 4 E's: इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, एजुकेशन, इमरजेंसी केयर। ये अगर हम 4 E's पे हम फोकस कर लें, सिर्फ इन 4 चीजों पे, तो जो दुर्घटनाएं हैं उनको हम एक पूर्ण तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। और एटलीस्ट जो बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो मास कैजुअलिटीज हैं, एटलीस्ट उनको हम एक बहुत बड़े स्तर तक उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। मैं अभी मेरी टीम ने कुछ डेटा इकट्ठा किया था, वो मैं देख रहा था कि उत्तराखंड राज्य में, जिनको हम मास कैजुअलिटी इंसिडेंट बोलते हैं, 2019 से अब तक जो है वो करीब 19 बड़े हादसे हो चुके हैं। और ये सिर्फ मैं मीडिया रिपोर्ट्स की ट्रैकिंग से बता रहा हूँ, ये राज्य के आंकड़े नहीं है, शायद राज्य के आंकड़े से बड़े हों, लेकिन 19 बड़ी दुर्घटनाएं हैं जो कि आपके करीब 24 महीने में हुई हैं। तो औसतन आप लगा लें कि ऑलमोस्ट एक बड़ी दुर्घटना हर महीने की औसत पे यहाँ पर या उस पे ये पहुंचने वाला है अगर हम इस पे कंट्रोल ना करें। और इन दुर्घटनाओं में करीब 100 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और करीब 200 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो ये जो है ये एक बड़ा मुद्दा है और हम इस पे ही अगर फोकस कर लें तो बहुत जानें बच सकती हैं। लेकिन 4 E's इज द ओनली वे टू बिकम अ मॉडल स्टेट। अगर हमें उत्तराखंड को एक मॉडल राज्य बनाना है तो इन चारों E's पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप मुझसे प्रायोरिटी पूछें तो मैं बोलूंगा इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर, एनफोर्समेंट एंड एजुकेशन। ये प्रायोरिटी मैं बोलूंगा क्योंकि एनकाउंटर बहुत जरूरी है, जो सीन प्रोटोकॉल्स होते हैं और हिल एनफोर्समेंट के हमें स्टडी करना पड़ेगा होता है और हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस लानी पड़ेंगी। पीयूषी, आर यू देयर? आप हैं? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी पीयूष? डॉक्टर साहब, इनका कुछ कनेक्शन में मेरा प्रॉब्लम हो रही है ना? है? जी सर, मुझे भी लगता है कुछ। हाँ, मेरे को लगता है खैर अभी पीयूष वापस हमारे साथ लौटेंगे, लेकिन साथियों जैसा उन्होंने 4 E's का जिक्र किया, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट। पीयूष, आर यू बैक? आप वापस हैं हमारे साथ? आवाज आ रही है आपको? आपका थोड़ा इंटरनेट का इशू था, बीच में आपकी आवाज भी थोड़ा वी जस्ट लॉस्ट यू फॉर अ व्हाइल। बट जैसा आपने कहा, मैं आपकी बात को दोहरा रहा हूँ क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने 4 E's को लेके करी। इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, एजुकेशन यानी अवेयरनेस भी कह सकते हैं, जानकारी कह सकते हैं, जागरूकता कह सकते हैं, और इमरजेंसी केयर, जिसको लेके डॉक्टर मधुर उनियाल साहब ने भी जिक्र किया था कि जो हम अपने प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत करते हैं। बड़ा अच्छा लगा जानकर के जो आपने तमिलनाडु का उदाहरण हमारे को दिया। आप कुछ कह रहे थे पीयूष? मैं एक्चुअली शायद मेरी वो बात कट गई थी, मैं इंटरनेट की वजह से, कि मैं इसको प्रायोरिटाइज कर रहा था कि अगर हम प्रायोरिटाइज करेंगे तो मैं इसमें इंजीनियरिंग पहले बोलूँगा, इमरजेंसी मेडिकल केयर उसके बाद बोलूँगा, एनफोर्समेंट उसके बाद बोलूँगा और एजुकेशन उसके बाद बोलूँगा। और एजुकेशन में अवेयरनेस तो हालांकि हम फैला सकते हैं, अवेयरनेस की ज़रूरत है और अवेयरनेस कई चीज़ों पे फैलाई जाती है, लेकिन इसमें जो है सड़क ड्राइविंग में जो है इसमें स्किल की ज़रूरत होती है, सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें एक प्रॉपर स्किल बिल्डिंग की ज़रूरत है और लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि एक वाहन जो है वो एक अनट्रेन्ड व्यक्ति के हाथ में एक हथियार बन जाता है और वो हथियार जो है वो मार रहा है और मारता रहेगा जब तक हम एक प्रॉपर स्किल्ड तरीके से उस हथियार को मैनेज करना, उस व्हीकल को मैनेज करना नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फोकस है। लेकिन प्रायोरिटी में मैं बोलूँगा कि इंजीनियरिंग में भी बहुत काम बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ स्पेसिफिक सजेशन हम देने वाले हैं अभी इस एरिया में स्टेट को। ट्रॉमा केयर में जो एंड सीन मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसको इंसिडेंट मैनेजमेंट हम बोलते हैं, कि सीन पे पहुंच के जो लोग वहां पर डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है, उनकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो चाहे वो SHO लेवल के लोग हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे वो NDRF SDRF के कमांडेंट्स हैं, इनको ये जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सट्रीकेशन के बाद का जो प्रोसेस है
उसमें आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। जो एनफोर्समेंट है उसमें हमें कुछ नए तरीके निकालने की जरूरत है जो कि हिल से रिलेटेड हो, हिल स्पेसिफिक हो। और एजुकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि अवेयरनेस हो सकता है, अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी कॉस्ट इंटेंसिव, लेकिन स्किल बिल्डिंग जो है, जो एजुकेशन वाला जो पार्ट है, जो सही जानना, जो सही जो नॉलेज है कि 3 सेकेंड रूल क्या है, 65 यार्ड रूल क्या है, अगर आप हिल रीजन में अगर आप किसी ढलान पे हैं तो वहां पर न्यूट्रल गियर पे ना चलाएं गाड़ी, क्योंकि आपकी ब्रेक हीट हो जाएंगे और जब ब्रेक लगाने पड़ेंगे तो ब्रेक नहीं लगेंगे और उससे मास वो इंसिडेंट हो जाता है। तो कई जो एक प्रॉपर स्किल जो है, जो प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज जो देनी जरूरी है, वो भी नहीं दी जा रही है। उनको सिर्फ हम लोगों को व्हीकल को ऑपरेट करना सिखा रहे हैं, उसको सही तरीके से जो उसमें स्किल होता है उसको नहीं सिखा रहे हैं। तो ये एक बड़ा इशू है, तो जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, ये मास लेवल पे करने की जरूरत है। तो इसमें आपको एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेटअप का सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सब कुछ अकेले नहीं कर सकती है। लेकिन सरकार को इसमें एक सिस्टम बनाना होगा, इसमें एक लीड लेना पड़ेगा जिसमें कि ये इन चीजों पे हम फोकस कर सकें। Very good, very nice, and thank you so much for shedding light on these things, so deeply, Piyush ji. डॉक्टर साहब, हम लोगों को लगभग 41 मिनट हो गया है बात करते हुए। मैं 2 सवाल और लूँगा। आज हम लोग लाइव नहीं आ पाए, उम्मीद रहेगी कभी हम लोग और लाइव आएंगे, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, हम इस सेशन की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि यही रिकॉर्डिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये रहेगा, क्योंकि आपकी और हमारी इसको भी लेके कई बार चर्चा हुई है, उत्तराखंड के संदर्भ में एक एयर एम्बुलेंस आपको क्या लगता है कि कितनी ज़रूरी है? अभी क्या व्यवस्था है? आपने ऋषिकेश एम्स में स्वयं आपने मुझे जो आपकी हेलीकॉप्टर की जो कम से कम लैंडिंग की व्यवस्था है आपने मुझे दिखाई है। आगे के भविष्य के इसके क्या प्लान हैं? आपके दिल की क्या इच्छा है? आप क्या चाहते हैं? अगर आपके दिल की बात फलीभूत हो पाती एयर एम्बुलेंस को लेकर, तो इसको लेकर अगर आप कुछ प्रकाश डालें, डॉक्टर मधुर उनियाल। थैंक यू सर। लेकिन आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जो मेरी अंदर की इच्छाएं फलीभूत हो रही हैं। तो बेसिकली आपको एक चीज बताएं सर कि या तो हम मरीज को अस्पताल के पास ले जाएं या अस्पताल को मरीज के पास ले जाएं। उत्तराखंड इतना दुर्गम क्षेत्र है, प्लस हमें जो एक्सपर्ट केयर अपने दुर्गम क्षेत्रों के लिए वो अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं करना चाह रही, वो ऐसा है कि उतनी दुर्गमता में जाके काम करना कौन चाहेगा। आजकल सब कोई चाहते हैं कि हम एक तराई रीजन में रहें, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, हम लोग सुविधा युक्त क्षेत्रों में रहें। तो ऑब्वियसली ट्रेन मैन पावर फॉर दीज रिमोट एरियाज बड़ा मुश्किल है ढूंढना। तो जब उत्तराखंड में एक ये प्रॉब्लम है और वो हम जानते हैं सदियों से है और वो रहेगी, तो एक दूसरा ऑल्टरनेटिव बन जाता है कि भाई मरीज को अस्पताल ले जाएं, अगर अस्पताल को मरीज के पास नहीं ला सकते तो उसके लिए हमारे पास आप देखेंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड है इन फेवर ऑफ प्लेन्स। उत्तराखंड में देहरादून में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स है, ऋषिकेश में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, अगर आप जो कुमाऊं के उनमें बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। तो व्हाई नॉट ये लोग जो है उत्तराखंड में एक अच्छे हॉस्पिटल पे इनकी रीच हो। अगर देखा जाए तो हम एक जो कॉमन परसेप्शन पब्लिक का होता है कि भाई हेली सर्विसेज तो अमीरों के लिए है, अल्ट्रा रिच लोग जो है हेली सर्विसेज का यूज कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड इस चीज में ब्लेस्ड है कि 4 धाम होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं और आप 4,000 रुपए में चारों धामों की यात्रा कर सकते हैं अगर आपके पॉकेट में पैसा हो। 4,000 रुपए इज नथिंग। और जब हम इसकी बात करें, इवैक्यूएशन की बात करें, तो इतनी ज्यादा सुविधा हमारे आसपास होने की वजह से कि कॉस्ट भी बहुत नीचे आ जाती है। सिर्फ बात कॉस्ट की नहीं है, बात है टाइम की। ट्रॉमा है बहुत टाइम सेंसिटिव चीज है, एक्सीडेंट्स की जो केयर है ये बहुत टाइम सेंसिटिव चीज है। गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट सारे लोग सुनते हैं, कई सालों से चला, 1960 से चला आ रहा है कि भाई अगर आप इस गोल्डन आवर में हॉस्पिटल पहुंचाए तो मरीज के 80% से ज्यादा बचने के चांसेस हो जाते हैं, और वही अगर आप लूज करें तो उसके मरने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो उत्तराखंड जो कि एक स्पेशल राज्य है, मैं ये चीज मैदानी इलाकों के लिए नहीं कहूंगा, उत्तराखंड जहां पे कि एरियल डिस्टेंस बहुत कम है, अगर आप श्रीनगर ऋषिकेश का डिस्टेंस देखें तो कुछ भी नहीं है, स्टोन थ्रो है, लेकिन वही अगर आप रोड पे करें तो वो डिस्टेंस एक हेड इंजरी के पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इन जो उत्तराखंड जो हिली स्टेट है, इसके लिए एयर एम्बुलेंस या एयर हेली सर्विसेज एक बहुत ही इजी और मेरे हिसाब से चीप मैकेनिज्म है जान बचाने का। तो आराम से पेशेंट को लेके इवैक्यूएट करके यहाँ लाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि सरकार भी इसके लिए जो है
सचेत है और अभी ऐसे प्रोसीजर्स हैं, कुछ राउंड्स ऑफ टॉक चल रही हैं जिसमें एम्स ऋषिकेश भी एक पार्टनर है, जिसमें कि ऐसा एक पायलट प्रोजेक्ट हमारे उत्तराखंड में सरकार द्वारा शुरू किया जाना ऐसा सरकार की मंशा है, और मैं उसमें कोई संदेह नहीं करता क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे टॉक जा रही है। गुड। डॉक्टर साहब, एक संक्षेप में जानकारी, पिछले लगभग 1 साल में एयर एम्बुलेंस की सुविधा का कितने लोगों ने इस्तेमाल किया होगा एम्स ऋषिकेश, जो पहाड़ से या कहीं और से जो पेशेंट्स विशेष तौर पर जो पर्वतीय जिलों से आए हैं, क्या इसके ऊपर कुछ आप प्रकाश डाल सकते हैं? सर, एम्स जो है, एम्स के पास हेलीकॉप्टर या एज पर चॉपर का फंड नहीं होता। हमारा काम है कि भाई लोगों को इसमें हेली इवैक्यूएशन में ट्रेन करना और एम्स को ऐसा एक सेंटर बनाना जो रिसीव कर सके और उसको उस तरीके से डील कर सके। इस काम में हमें पिछले 2 सालों में बहुत ही ज्यादा सफलता महसूस हुई है। इनिशियली इसकी एक्सेप्टेंस उतनी नहीं थी, पेशेंट यहाँ से आईडीपीएल ग्राउंड लाए जाते थे, वहां से लाया जाता था, लेकिन जो है सरकार के साथ क्लोजली वर्क करने के बाद और जो इसमें जो अधिकारी हैं उन लोगों के साथ करने के बाद समझ में आया कि भाई ये चीज बड़ी फीजिबल है। तो आपको अगर बताऊं तो महीने बर महीने इसका एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं पुराना डेटा तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं आपको यात्रा सीजन का ही बता दूं कि कम से कम नहीं तो होगा 20 से 30 लोग हमारे अभी इसमें इवैक्यूएट कर जा चुके हैं, जिसमें कि 15 लोग कम से कम ट्रॉमा के हैं। और ये आपको पिछले 2-3 महीने की मैं बात बता रहा हूँ। आज भी 2 इवैक्यूएशन हुए हैं। मॉर्निंग में एक इवैक्यूएशन, एक इमरजेंसी सर्विस का था, ट्रॉमा का इवैक्यूएशन था। तो जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है और जिस हिसाब से इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है और जिस हिसाब से इसके रिजल्ट्स, जो आउटकम्स हैं, जो मोर्टेलिटी डिक्रीज है, वो देखे जा रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी मुझे लगता है कि भाई ये इसकी एक्सेप्टेबिलिटी स्टेट में बढ़ने वाली है और बढ़नी चाहिए। वेरी गुड डॉक्टर साहब। तो अब हम मैं पीयूष आपसे एक आखिरी सवाल पूछ करके फिर इसको हम क्लोज करना चाहेंगे। हमने काफ़ी बातें आज अलग अलग चीज़ों को लेकर के करी हैं और तमाम अलग अलग पहलू हम लोगों ने छुए हैं। जब हम सिटीजन्स की बात करते हैं, नागरिकों की बात करते हैं, जन सहभागिता की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें तो सरकार को लेकर के हैं जो सरकार को या व्यवस्था को करनी है, लेकिन अगर हम फिर से उत्तराखंड पर वापस लौटें और फर्टिलिटी रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिटीजन एक्शन, विशेष तौर पर पीयूष आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए? जी देखिए, मैं यूजुअली जब मुझसे सवाल पूछा जाता है तो मैं बोलता हूँ कि सबसे पहला मेरा बात यही होती है कि अगर आप किसी घायल व्यक्ति को देखें तो आगे आके उसकी मदद करें। लेकिन मैंने उत्तराखंड में देखा है कि दुर्घटना जब होती है तब जो कॉमन मैन जो है वो सबसे पहले सीन पे पहुंचता है और उसके बाद फिर अथॉरिटीज आती हैं। तो यहाँ पर मतलब गुड समैरिटन लॉ का इम्प्लीमेंटेशन मेरे ख्याल से गुड समैरिटन लॉ से पहले से ही हो रहा है। तो यहाँ की जो जनता है वो जागरूक है इस मामले में कि हमें घायल व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए और होती है यहाँ पर मदद उनसे। हमारा बस यही, अगर मैं उस स्पेसिफिक एरिया की बात करूँ तो मैं चाहूँगा कि उनकी थोड़ी ट्रेनिंग बेटर हो। एक बेसिक ट्रॉमा केयर जो कि नॉन मेडिकल, एक बहुत ही इजी तरीके से सीखने वाला कार्यक्रम है, जिसमें कि हम उनको ट्रेन कर सकते हैं और उससे जो उनकी जो कैपेबिलिटी है लोगों की मदद करने की वो बढ़ जाएगी। तो ये स्टेट एक बड़े स्तर पे ये कार्यक्रम चला सकता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि ब्रॉडली सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, तो उसका भी मैं जो जवाब है वो मैं 4 E's में ही दूंगा। पहला ई जो है इंजीनियरिंग का। अगर आप ऐसी सड़क पे जा रहे हैं जहां पर आपको पता है कि वो दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है या आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम नजर आती है, जैसे कि साइनेज मिसिंग है स्पीड का, या आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ क्रैश बैरियर जहाँ होना चाहिए वहाँ क्रैश बैरियर नहीं है, तो आप इन बातों को RTI के जरिए या बाकी जो सरकार ने प्रावधान दिए हैं उनके जरिए आप उठाइए सरकार के साथ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी आपके लोकल अथॉरिटी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, चाहे वो BDO हो, चाहे वो DM हो, इन तक ये बात पहुंचानी जरूरी है। और जितने ज्यादा लोग इन बातों को पहुंचाएंगे उतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट होगा। दूसरी, अगर हम बात करें इमरजेंसी केयर की, तो मैंने ऑलरेडी ये बोल दिया है कि लोगों को ट्रेन करना बहुत जरूरी है कि सही स्किल्स में, कि सिर्फ लोगों को उठाना जरूरी नहीं है साइड से, सही तरीके से उठाना जिससे कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सही बनी रहे, उनका जो ब्लीडिंग है उसको कैसे रोकना, अगर पल्स नहीं मिल रही है तो उसमें CPR कैसे देना। ये कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जो कि हम लोगों को सिखा सकते हैं कुछ ही घंटों में, और ये एक बहुत ही उनको अपने घर में भी इस स्किल का काम आएगा। अगर मैं तीसरी बात करूं एजुकेशन की,
तो इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मैंने ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग बहुत फ्रीक्वेंट देखी है, और इसमें जो है ऑफ कोर्स एक एनफोर्समेंट का भी पार्ट है, हम उस पर आएंगे। लेकिन जो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग जो लोग करते हैं उनको ये बात जान के रखनी चाहिए कि वो ऐसे एरिया में ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग कर रहे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल सड़कें हैं, जहाँ अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट है। तो वहाँ पर एक सही तरीके से रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग करना, एक ट्रेंड तरीके से ड्राइव करना। अगर आप अपने बच्चों को गाड़ी दे रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि वो प्रॉपरली ट्रेंड हैं, उनको पता चले कि वो एक हथियार को ऑपरेट कर रहे हैं, और उस हथियार का वो जो सही ऑपरेशन है वो उनको आना चाहिए। और चौथी अगर मैं बात करूं एनफोर्समेंट की, तो एनफोर्समेंट में सबसे पहला जो मेरा जो लोगों से जो होगा, जो सिटीजन से, वो ये होगा कि अपने क्षेत्र में सिटीजन्स ग्रुप्स बनाएं। सिटीजन्स ग्रुप्स जो हैं वो रात में जाके पुलिस के साथ पेट्रोल कर सकते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पुलिस के पास इतना ज़्यादा स्टाफ नहीं होता है, तो अगर एक स्टाफ के साथ 10 वॉलंटियर हों तो वो भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इस एक सिटीजन पुलिसिंग, एक सिटीजन वॉलंटियरिंग के जरिए जो दुर्घटनाएं हो रही हैं या जो खराब ड्राइविंग हो रही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली जो हैवी व्हीकल्स जो हैं, जो रात में ओवर स्पीडिंग करते हैं ऐसी सड़कों पर, और जाके बसें फिर या जो भी है, हम देखते हैं किस प्रकार के क्रैशेस होते हैं, उसको जो है हम विजिबल एनफोर्समेंट के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। और विजिबल एनफोर्समेंट तभी आएगा जब हम लोगों को डिप्लॉय करेंगे रात में भी सड़कों पर। और सिर्फ पुलिस के ऊपर या उनके रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करना सही नहीं है। आप अपने एरिया में ग्रुप बना के अपने एसपी एसएसपी से बात कर सकते हैं, और मुझे ये इस बात का भरोसा है कि वो आपका ज़रूर जो ऑफर है, जो आपकी वॉलंटियरिंग की जो इच्छा है, उसको ज़रूर मानेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। यस डॉक्टर साहब। सर मैं एक बस छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा इसमें। जब भी हम लोग चेंज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा रोना रिसोर्सेस का होता है। हम अगर ये बोलें कि भाई अमेरिका में आज जो है 16 गुना कम ट्रॉमा हो रहा है, वैसा पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। वहां तो हम देखते हैं मूवीज में कि फोन किया और टमटमाती गाड़ी आती है, लोग ड्रेस पहन के निकालते हैं। तो ये चीज तो इंडिया में पॉसिबल नहीं है और ये बहुत समय लगेगा हमें ये पहुंचने का। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात मेरे हिसाब से बिल्कुल तथ्य है, और मैं अपने जो मेरे सुधी जो पैनलिस्ट हैं उनका भी इस पे लेना चाहूंगा। मेरे हिसाब से 85% डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें सिर्फ इंटेंशन चाहिए, हमें रिसोर्सेज की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप पेशेंट की जान बचाते हैं तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी करने के लिए 1500 रुपए का सामान लगता है। इसके लिए हमें हजारों करोड़ रुपए के सामान की जरूरत नहीं है। 1500 रुपए में वो सामान आपके पास, आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल हो सकता है, जिससे आप मरीज की जान बचा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रिसोर्सेज से ज्यादा एक इंटेंट की, एक निहिलिज्म को डिफाई करने की टेंडेंसी की नहीं भाई ये पॉसिबल है। और दूसरी चीज कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे मेरे मित्र मिस्टर पीयूष तिवारी ने कहा कि भाई कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है। इन 30 की जरूरत है तो 85% डिस्टेंस तो हम आराम से कवर कर सकते हैं। वेरी गुड डॉक्टर साहब। तो आई थिंक हम अपने आखिरी पड़ाव पे ही हैं, एंड इट इज टाइम टू से बाय टू ईच अदर, नॉट गुड बाय। क्योंकि यही उम्मीद रहेगी कि हमारा ये जो संवाद है आपके साथ जारी रहेगा। पीयूष जी, ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब और मैं तो हम तो मिलकर के बातचीत करते ही रहते हैं, लेकिन आप हमारी टीम का हिस्सा बने और हम आपके साथ आपकी टीम का हिस्सा बने, यही हमारी कामना रहेगी। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे तो आज बहुत कुछ जानने को और सीखने को आप दोनों से मिला है। आप दोनों एक्सपर्ट्स हैं। आज जैसा हम सब तीनों जानते हैं कि आज हम लाइव नहीं आ पाए, लेकिन निश्चित तौर पर इस किस्म की जानकारी जितने ज़्यादा उत्तराखंड के लोगों के पास पहुंचती है उतना ही उत्तराखंड राज्य जो है आगे बढ़ता है। और ये जैसा हम सब जानते हैं कि उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर मिनिमाइज करने का एक ईमानदार और एक सार्थक प्रयास कर सकते हैं। तो जो आज हमारी बातें हुई, हमारी हाई क्रैश सिवेरिटी से लेते हुए, डॉक्टर साहब आपने जो डेली उत्तराखंड के बारे में जो आपने जिक्र किया, उसके बाद पीयूष जी ने तमाम हमारे साथ में सेफ सिस्टम अप्रोच की, आपने जो वकालत करी, मास फर्टिलिटीज़ को लेकर के जो हम लोगों ने बातें करी हैं, तमिलनाडु का आपने हमारे को एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल दिया, हमने जो 4 E's को लेकर जो चर्चा करी, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर, एनफोर्समेंट, एजुकेशन, एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत, और किस तरीके के साथ में आप देख रहे हैं स्वयं एम्स में उसका दायरा बढ़ रहा है।
और मुझे बड़ा अच्छा लगा पीयूष जी आपकी बात, जो आपने उत्तराखंड वासियों को एक गर्व का एहसास होगा जब आपने कहा कि यहाँ पर गुड समैरिटन लॉ से पहले ही वो यहाँ पर जमीन पर लागू है। उत्तराखंड के लोग इतने अच्छे हैं कि वो एक्सीडेंट के समय पर पहले ही पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे लोगों की भलमनसाहत को दिखाता है, और खाली यही है कि हमें उनको उसको मोल्ड करना है, थोड़ा सा एक दिशा देनी है हम सभी लोगों को मिलकर के। तो और आखिरी बात जो डॉक्टर साहब ने कही कि भाई हमारे को कोई करोड़ों रुपए का बजट नहीं चाहिए, अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो निश्चित तौर पर हम सभी लोग मिलकर के, उत्तराखंड के लोग, हमारी सरकार, हमारी जो पूरी व्यवस्था, हमारी अथॉरिटीज, हमारे डॉक्टर, हमारे लोग उत्तराखंड राज्य में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। मैं जाने से पहले एक बार फिर से पीयूष जी आपका और डॉक्टर मधुर उनियाल को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, और I hope that we will continue these conversations again. So thanks, and I am ending this conversation here for now. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thanks. Thank you.